आइए देखते हैं। हम आप परिचय देख चुके हैं, हम आप देखेंगे बिहार का इतिहास। तो बिहार का इतिहास देखने से पहले हम आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में जो इतिहास है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो आइएगा, आप हमारे साथ देखिएगा। देखिए, जब हम आप इतिहास की बात करते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएगा कि वास्तव में जो बिहार का उल्लेख है इतिहास में कहाँ कहाँ है। तो देखिए, जो आपका इतिहास का विभाजन हुआ, वो इतिहास का विभाजन आपका 3 खंडों में हुआ है। 3 खंडों की जब हम आप बात करते हैं तो वास्तव में एक इतिहास का विभाजन आपका 3 खंडों में जो हुआ, वो प्रथम आपका है प्राग ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है कहां से कहां तक का उसका टाइम पीरियड होता है। देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका टाइम पीरियड आपको मिलता है अज्ञात से लेकर 2500 बीसी तक का टाइम पीरियड मिलता है। जबकि दूसरे भाग की बात करते हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आपका जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका होता है आद्य ऐतिहासिक काल। जो पत्थरों का काल था, यानी पाषाण के ही औजार बने हुए थे, और वो औजार जैसे जैसे कह सकते हैं आपके औजारों में जो भी परिवर्तन हो गया, उनके रूपरेखाओं में जो परिवर्तन हुआ, उन्हीं परिवर्तन के आधार पर कहा जाता है इस प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन किया। यानी आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इस प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन किन आधारों पर हुआ, कि वास्तव में पाषाण के जो औजार थे, उन्हीं औजारों के आधार पर वास्तव में इनका विभाजन हुआ। जब हम आप बात करते हैं, वास्तव में पूछा जाता है इनका विभाजन किन किन कालों में हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा गया। पूछा जाता है कि वास्तव में कौन कौन सा खंड होता है, तो आप बताते हैं एक आपको मिलता है आपका पूरा पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा गया, एक आपका होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा काल होता है आपका मध्य पाषाण काल, जिसे आप माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, और तीसरा होता है नवपाषाण काल। देखिए, वो ये बातें आप चाहे यूपी का एग्जाम दे, चाहे बिहार का एग्जाम दे, चाहे एमपी का एग्जाम दे, चाहे ऑल इंडिया एग्जाम दे, ये सारे कॉन्सेप्ट एक संदर्भ में है। अब आप बातों को समझिएगा। यहाँ आपने देखा एक लाइन लिखी है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब यही था जो पत्थरों, देखिए वास्तव में जो औजारों और उपकरणों के आधार पर कहा जाता है कि वास्तव में इस काल का विभाजन किया जाता है, जिसे हम आप प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन पूछा जाता है किसके आधार पर होता है, वास्तव में जो पत्थरों के औजार और उपकरण होते हैं उनकी आकृति प्रकृति के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। जब इनका विभाजन हुआ तो 3 खंडों में इनका विभाजन किया गया, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। अब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, आप बताएंगे पूरा पाषाण काल का मतलब इसके शब्द से ही आप परिचित है, इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। यानी प्रकृति ने जैसे वास्तव में पत्थरों को काट फाट कर दिया था, जिस तरीके से जिस आकृति में उन्होंने ढाल कर दिया था, वास्तव में हम उसी में प्रयोग करते थे। तो वास्तव में हमने आपने उसको क्या कहा, पूरा पाषाण काल। यानी पत्थर जो टुकड़े थे वो काफी बड़े आकार के थे, वास्तव में हम उन्हीं का प्रयोग करते थे, तो हमने आपने पूरा पाषाण काल कहा। पूरा का मतलब बड़े पत्थरों का प्रयोग। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो यानी कह सकते हैं छोटे पत्थरों का प्रयोग, माइक्रोलिथिक एज। यानी अब हमने पत्थरों में काट छांट करके और थोड़ा सा उन्हें घर्षित करके प्रयोग करना शुरू किया, तो हमने उसे मध्य पाषाण काल कहा। नव पाषाण काल का मतलब वास्तव में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग किस लिए करेंगे, जो वास्तव में हमारी प्रकृति में उपस्थित था, हम उन्हीं को खाने पीने का काम करते थे। यानी हम उन्हीं पत्थरों के, उन्हीं औजारों और उन्हीं उपकरणों का प्रयोग करके हम वास्तव में जो चीजें प्रकृति में विद्यमान थी हम उन्हीं चीजों का खाते थे, यानी जानवरों इत्यादि का प्रयोग करते थे खाने पीने के लिए। अब आया नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल होगा उस वास्तव में वो क्या होता है, नवपाषाण काल का मतलब वो काल था जिसमें कह सकते हैं कि वास्तव में पत्थर के साथ साथ अब हड्डी का प्रयोग किया गया। हमने आपने उसको क्या काल कहा, हमने आपने उसे नवपाषाण काल कहा। मैंने कहा पूरा पाषाण काल का मतलब क्या था, वास्तव में पूरा पाषाण काल का मतलब बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। हम आपने ऐसे काल को क्या कहा, यानी बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, बेढंगे आकार के बड़े पत्थर, यानी बेढंगे आकार के जो पत्थर होते थे, बेढंगे आकार के पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो वास्तव में हम इन्हें क्या करते थे, पूरा पाषाण काल। नवपाषाण काल में हमने वास्तव में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया, जिन्हें आप क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज कहते हैं वास्तव में। यानी इन पत्थरों को हमने थोड़ा क्या बनाया,
फलकदार यानी घर्षित करके बनाया। जबकि नवपाषाण काल का मतलब था अब हमने पत्थर और हड्डी दोनों का प्रयोग किया, वास्तव में ऐसे काल को हमने आपने क्या कहा, नवपाषाण काल कहा। अब एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न यही पूछा जाएगा, जब बिहार के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि वास्तव में पुरापाषाण के साक्ष्य बिहार के कहां-कहां से मिले। आपसे पूछा जाएगा मध्यपाषाण काल के साक्ष्य बिहार में कहां-कहां से मिले। नवपाषाण के काल के साक्ष्य यानी नवपाषाण नहीं देगा तो आपसे पूछा जाएगा कि पत्थर और हड्डी से बने औजार कहां से मिले, तब आप बताएंगे। चूंकि उसके लिए बहुत पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है चिरांद जिला। चिरांद हमेशा, चाहे वो ऑल इंडिया एग्जाम के संदर्भ में देखें, अदर स्टेट को एग्जाम के संदर्भ में देखें, चाहे यहाँ तक स्पेशली बिहार के एग्जाम के संदर्भ में देखें, तो पूछा जाएगा कि वास्तव में पत्थर और हड्डी से बने औजार हमें कहां से मिले, तो चिरांद के संदर्भ में बहुत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अभी बस आप इतना देखते जाइए, इसके आगे की चीजें हम बताते हैं, चूंकि आपको क्रमशः समझ में आएगा। अब देखिए हम आप बात करते हैं कि वास्तव में देखिए यही पूरा पाषाण काल जो होता है इसी को फिर से 3 भागों में बांट दिया जाता है, जो कि आपको यही जो पूरा पाषाण काल होता है इसी को फिर से 3 भागों में बांट दिया जाता है। फिर से जब इसको 3 भागों में बांटा जाता है तो पूछा जाता है कि वास्तव में कौन कौन से भाग होते हैं। इसको फिर से 3 भागों में बांटा जाता है, हालांकि उससे अभी हमारा आपका बहुत विशेष मतलब नहीं है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कौन कौन से भाग में बांटा गया, तो इसे को उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा जाता है, उच्च पूरा पाषाण काल। फिर ये आपका यही मध्य पूरा पाषाण काल बांटा जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल। और यही आपका बांटा जाता है निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक, इस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि वास्तव में कितने खंडों में बांटा गया, तो आपको एक बात ये क्लियरली समझ में आ जाएगी। अभी आप आइए कहाँ, अभी आप आइएगा आइएगा आप आद्य ऐतिहासिक काल में। देखिए हम आप बात करते हैं देखिए हम आप बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आपसे पूछा था जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है वो कितने भागों में बटा हुआ है। जब हम आप बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल 2 भागों में खंडों में बटा हुआ है। जो 2 खंडों में बटा हुआ है वो 2 खंड कौन कौन से हैं, ये आद्य ऐतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा जाता है। पूछा जाता है कौन कौन सा है। एक तो आपका सिंधु सभ्यता का काल बांटा जाता है। कौन, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता आती है। कौन आती है, सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है कब से कब तक का होता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है इसका टाइम पीरियड जो हमें आपको मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड हमें आपको 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का टाइम पीरियड मिलता है। देखिए जबकि दूसरा खंड जो बटा हुआ है आपका, दूसरा खंड बटा होता है, देखिए दूसरा जो है वो आपका कहलाता है वैदिक सभ्यता। क्या कहलाता है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 खंडों में बांटा गया। इसका टाइम पीरियड जो होता है कब से कब तक का होता है, जो वैदिक सभ्यता है इस वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड मिलता है 1500 से 600 बीसी का टाइम पीरियड। इसी वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, और जो 2 भाग इसके मिलते हैं, एक तो आपको मिलता है वास्तव में इसका जो पहला काल मिलता है वो आपको मिलता है ऋग्वैदिक काल मिलता है, और जो दूसरा मिलता है वो आपको उत्तर वैदिक काल मिलता है। देखिए जब हम आप बात करते हैं ऋग्वैदिक की, तो जो ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड मिलता है वो आपको मिल जाता है, वो आपको मिल जाता है 1500 से आपकी 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाता है 1000 से 600 बीसी। देखिए अब
आप बात हमारी समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अब बात करते हैं हम आप ऐतिहासिक काल की। एक बात सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद हम तीनों को एक साथ बताते हैं आपको। देखिए ये हमने आपको तीसरा खंड बांट के बताया था कि वास्तव में ये तीसरा खंड कौन सा है। ये आपको तीसरा खंड मिलता था देखिए ये हमने तीसरा काल बताया था, ये आपका तीसरा काल जो था ये ऐतिहासिक काल था। मैंने कहा जो ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है वो कहां से कहां तक मिलता है। वो ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड आपको 600 बीसी से लेकर अब तक, यानी आप 1947 तक भी लिख सकते हैं। वास्तव में हमने आपको बताया कि वास्तव में ये जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल था वो ऐसा, सॉरी जो आपका ऐतिहासिक काल है वो वास्तव में ऐतिहासिक काल एक आपका ऐसा काल था जिसमें लिपि, हमने आपको अभी अभी बताया, इसमें लिपि को लिखा भी गया था और लिपि को पढ़ा भी गया था। अब देखिए आपके प्राचीन इतिहास की शुरुआत, एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है। आपकी वास्तव में एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत यहां से होती है। यानी अब यहीं से आपके जो 16 महाजनपद होंगे, इसी में हम आप पढ़ते हैं वास्तव में 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपद यानी छठी शताब्दी। इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं। इसी समय कई सारे धर्मों की शुरुआत होती है जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से हमें आपको पढ़ने के मिलते हैं। अब यही 16 महाजनपद होगा। इसी 16 महाजनपद में आपके एक महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण रूप से मिलेगा, मगध महाजनपद। यहीं से राजनैतिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है मगध महाजनपद से। तब यहीं से हमें आपको ऐतिहासिक काल का खंड देखने को मिलता है। अब एक बार में हमारी बातें सुनिएगा तो आपको एक बात स्पष्ट होगी। हमें आपको ये बताना है कि वास्तव में, देखिए हमें आपको ये बताना है कि वास्तव में आपको चीजें कब, कहां, कौन, कैसे मिलेगी। अब आइए वो चीज देखिएगा। मैंने आपको बताया, आपने देखा वास्तव में इतिहास 3 खंडों में बांटा गया। एक आपका प्रागैतिहासिक काल होता है, एक आद्य ऐतिहासिक काल होता है, तीसरा ऐतिहासिक काल होता है। मैंने आपको बताया जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड अज्ञात से 2500 बीसी मिलता है, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड 2500 से 600 बीसी मिलता है। और जबकि आपने देखा ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड 600 बीसी से लेकर अब तक का टाइम पीरियड मिलता है। मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल का मतलब जीवन का, मानव के जीवन का आरंभिक काल था। वास्तव में मानव पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था, प्रकृति पर। प्रकृति जैसे हमें खाने पीने, कंदमूल, फल जो खाने के लिए देती थी, पत्थरों यानी कह सकते हैं कि जो कलाकृति करके देती थी, वास्तव में पत्थरों, औजारों काट कर उनको जैसा निर्मित करके देती थी बेढंगे बेरूपे आकार का, वास्तव में हम उन्हीं का उसी तरीके से प्रयोग करते थे। वास्तव में पहला काल जो था वो पत्थरों का काल था, यानी पत्थरों के काल को ही आप पाषाण काल कहते हैं। इसी प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा गया, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। इसके शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है पूरा पाषाण काल का मतलब बहुत बड़े बड़े आकार के पत्थर, बेढंगे बेरूपे आकार के पत्थर थे जिन्हें हमने अपने पूरा पाषाण काल कहा, यानी बड़े बड़े पत्थर। मध्य पाषाण काल यानी मध्य का मतलब छोटे पत्थर यानी मध्यम आकार के, तो हमने आपने उन्हें मध्य पाषाण काल कहा। नवपाषाण काल का मतलब वास्तव में हम कुछ नई चीजें सीख पाए, और जब नई चीजें सीख पाए तो अब हमने आपने पत्थर के साथ किसका प्रयोग किया, हड्डी का प्रयोग किया। अब हमने आपने वैसा औजार बनाया। फिर इसी पूरा पाषाण काल को 3 खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। तब आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्तव में आपके भारत में, भारत के संदर्भ में जो ये आपका प्रागैतिहासिक काल रहा, प्रागैतिहासिक काल में वास्तव में बिहार से कौन कौन सा उपकरण और औजार प्राप्त हुआ, और जो बिहार से प्राप्त हुआ तो किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ। हमें आपको देखने को मिला जो पूरा पाषाण काल रहा, आपका पूरा पाषाण काल से हमें आपको, यानी मानव के जीवन का आरंभिक काल जो रहा पूरा पाषाण काल, मैंने कहा बेढंगे बेरूपे आकार के पत्थर। तब आपसे पूछा था ये बेढंगे बेरूपे आकार के पत्थर बिहार में कहां से मिलते हैं, तो बिहार का जो हजारीबाग का क्षेत्र होता है, हजारीबाग के अलावा जो संजय घाटी का क्षेत्र है, संजय घाटी के अलावा जो सिंह भूमि का क्षेत्र है, हमें इन क्षेत्रों से क्या मिलता है, हमें बेढंगे बेरूपे आकार के पत्थर मिलते हैं। पूछा जाता है वो क्या क्या है, जो औजार मिले वो फाल मिला, कुल्हाड़ी मिला, चाकू मिला, खुरपी और राजरप्पा मिला। ये सारे के सारे चीजें मिले। आपसे पूछा था ये साक्ष्य हमें और कहां से मिले, हमें जो गया था उसको जेठियन कहा जाता था, मुंगेर को भीमबाध का क्षेत्र कहा जाता था, और नालंदा के क्षेत्र से हमें कहा जाता है उत्खनन से ये सारी चीजें प्राप्त हुई। कहा जाता है कि वास्तव में पूरा पाषाण एल्चुरी नहीं, एस यूलरी बहुत एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एस यूलरी क्या है, एस यूलरी वास्तव में एक प्रकार की कुल्हाड़ी है। तो एस यूलरी को कुल्हाड़ी नहीं देता है कोष्टक में, सीधे देता है कि वास्तव में एस यूलरी सभ्यता का विकास भारत में था या नहीं, या ये संस्कृति थी या नहीं। तो आप बताएंगे एस यूलरी संस्कृति भारत में भी थी, और भारत में कहाँ थी, हमें आपको बिहार के
पैसरा यानी मुंगेर के उत्खनन से कहा जाता है, हमें आपको संस्कृति का कहा जाता है कि हमें आपको प्राप्त होती है या संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में। मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें आपको कहां से मिलते हैं? हमें आपको मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहा जाता है मुंगेर जिले से छोटे छोटे तेज धार वाले कहा जाता है वास्तव में क्या मिलते हैं? औजार और उपकरण मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बिहार में मध्य पाषाण काल के उपकरण कहां से मिलेंगे? तो बिहार के मुंगेर जिले से मिलेंगे। जबकि पूरा पाषाण काल के कहां मिलेंगे? मैंने कहा हजारीबाग से मिलेंगे, संजय घाटी से मिलेंगे, संजय घाटी के अलावा हमने कहा सिंहभूम से मिलेंगे, जेठियन गया से मिलेंगे, और भीमबाद यानी भीमबाद मुंगेर को कहा जाता था, मुंगेर से मिलेंगे, नालंदा से मिलेंगे। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया वास्तव में पूरा पाषाण कालीन एस यूलरी संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। कहां से मिलेगा? बिहार के मुंगेर जिले से मिलता है। ये पूरा पाषाण काल के साक्ष्य रहे और मध्य पाषाण के मैंने कहा बताया, वास्तव में आपको मुंगेर से बताया। अब नौ पाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया। मैंने कहा नौ पाषाण का मतलब था कि वास्तव में क्या? नौ पाषाण का मतलब ये था कि अब पत्थर के साथ हड्डी का प्रयोग किया जाएगा, तो हम आप उसी को क्या कहते हैं? नौ पाषाण काल। तब आपसे पूछा जाता है यह नौ पाषाण काल का साक्ष्य हमें कहां से मिला? आपको बिहार के चिरांद आपके सारण जिला में है। कहां है? चिरांद आपके सारण जिला में है, चिरांद से मिलेगा। चिरांद के अलावा चेचर, बहुत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है चिरांद और चेचर। चिरांद सारण जिला से है, जबकि चेचर आपके वैशाली से है। संपूर्ण भारत में आपसे पूछा जाता है पूरे भारत में हड्डी के उपकरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे पूरे भारत में हड्डी के उपकरण के लिए प्रसिद्ध है आपका चिरांद जिला, आपका चिरांद क्षेत्र, आपका चिरांद क्षेत्र जो कि कहां है? सारण जिले में है। आपसे पूछा जाएगा पूरे भारत में हड्डी के उपकरण के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो आप बताएंगे चिरांद पूरे भारत में हड्डी के उपकरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहां है? आपके सारण जिले में। इसीलिए चिरांद और चेचर आप दोनों को याद रखेंगे, क्योंकि बहुत पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए बीच में एक काल आता है जो कि हमने आपको यहाँ नहीं बताया, ताम्र पाषाण काल। यही आपको बीच में एक काल आता है ताम्र पाषाण काल। अभी चूंकि वो बीच में छिपा हुआ काल है ताम्र पाषाण काल, तो हम अभी आपको जस्ट बता देंगे ताम्र पाषाण काल की स्थिति क्या है। इसको अभी ऐसे रोक के रखिएगा, तो अभी आपको आगे जस्ट बताते हैं बाद में। इसको निकाल कर, चूंकि मध्य की स्थिति होती है। अब देखिए हमने उसके बाद आपको बताया कि वास्तव में यही आपको मिला। एक सेकंड रुक जाइएगा, सॉरी। अब हमने इसके बाद बताया, तो आपने देख लिया पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले, नौ पाषाण काल के साक्ष्य कहां मिले। एग्जाम में आपको याद क्या रखना है? चिरांद और चेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरांद और चेचर, चिरांद क्या पूरे भारत में प्रसिद्ध है, किसके लिए? हड्डी के उपकरण के लिए। किस जिले में है? सारण जिले में। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। अब आद्य ऐतिहासिक काल में एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए नाम ही है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। जब आप कभी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े होंगे अन्य एग्जामों के लिए, अन्य एग्जामों की पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपको एक बात समझ में आई होगी कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। बिहार में तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था ही नहीं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बिहार का कोई मतलब नहीं है। बिहार स्पेशल की कोई चीजें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलेंगी, इसलिए उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बात इतनी समझ में आई। अब बात करते हैं, मैंने कहा आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक सिंधु घाटी सभ्यता से बिहार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, उसका कोई मतलब नहीं है, बिहार में उसका कोई विस्तार नहीं मिलता। जबकि बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को दो खंडों में जो बांटा गया, दूसरा खंड क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड हमने कहा 1500 से लेकर 600 BC तक का टाइम पीरियड। वास्तव में कहा जाता है कि वास्तव में वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। जब हम आप बात करते हैं ऋग वैदिक काल की, ऋग वैदिक काल को दो खंडों में विभाजित किया, ऋग वैदिक काल को आप पूछा था टाइम पीरियड क्या है। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड मिलता है 1500 से 1000 BC तक का टाइम पीरियड मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कम मिलता है, 1000 से लेकर 600 BC तक का टाइम पीरियड मिलता है। तब हमें आपको क्या देखना है कि वास्तव में जो ऋग वैदिक काल रहा, ऋग वैदिक काल में हमें आपको क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या नहीं। ऋग वैदिक काल में हमें आपको बिहार के संदर्भ में कौन से साक्ष्य मिलते हैं, कौन से साक्ष्य नहीं मिलते। देखिए आपसे पूछा गया कि वास्तव में जब ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे, ऋग वैदिक काल की चीजें हमें आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें 4 वेद आपको मिलते हैं। हालांकि 3 वेदों का उल्लेख आपको ऋग वैदिक में मिलता है, एक वेद का उल्लेख आपको उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यानी कह सकते हैं ये आपको ऋग वैदिक काल में जो वेद मिलते हैं, आपको जो वेद मिलेंगे, देखिए ऋग्वैदिक काल में जो आपको वेद मिलेंगे, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। हमने कहा एक वेद का नाम है ऋग्वेद, दूसरे वेद का नाम है
यजुर्वेद, तीसरे वेद का नाम है सामवेद, और एक आपका और वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, हम अथर्ववेद यहाँ लिख भले ही रहे हैं, लेकिन जो अथर्ववेद है, लेकिन जो आपका अथर्ववेद है वो अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, ना कि ऋग वैदिक काल में हुई है। हम यहाँ लिख रहे हैं इसलिए चूंकि हमें कुछ समझाना है आपको। देखिए, जब हम आप बात करते हैं ऋग्वेद, यानी अब आपसे पूछा जाएगा कि हमें आपको ऋग्वेद से क्या मिला। जब हम आप ऋग्वेद की बात करते हैं तो हमें आपको जो ऋग्वेद से पूछा आता है ऋग्वैदिक काल में, अब देखिए क्या हुआ, बात समझने का प्रयास करिएगा। जो ऋग्वेद होता है, यानी जब हम आप बात करते हैं, यानी कह सकते हैं कि आपका ऋग्वैदिक काल मिला, इसी ऋग्वैदिक काल में आल्पस और यूराल पर्वत के क्षेत्र से कहा जाता है कि वास्तव में किसका प्रवेश होता है भारत के संदर्भ में। जो आप यूरोप पढ़ाएंगे, आप कभी यूरोप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां आल्पस और यूराल पर्वत का क्षेत्र होता है। ऐसा माना जाता है कि उसी क्षेत्र से आर्य जनजाति का भारत में प्रवेश हुआ। आर्य कहा जाता है भारत में आए, जो भारत में आए तो बहुत पूरा का पूरा आर्य तो उठ के चले नहीं आए, कुछ आए तो आए, थोड़े बहुत आए, तो वास्तव में ये एक कबीले के रूप में रहने का प्रयास करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसी समय कहा जाता है जब ये आते हैं तो वास्तव में आर्यों का भारत में आना, यानी कहा जाता है कि वास्तव में जब ये आर्य भारत में आ जाते हैं तो देखने को मिलता है इनका धीरे धीरे एक तरीके से प्रसार देखने को मिलता है। और बिहार के संदर्भ में आर्यों का उल्लेख कहां से मिलता है? ऋग्वेद में पूछा जाता है बिहार के किस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में बिहार का जो मगध है, इसी मगध को आप पूछा आता है, मगध को क्या कहते थे? मगध को कीकट नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कीकट। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता था मगध को किस नाम से जाना जाता था? मगध को कीकट नाम से जाना जाता था। तो आप ध्यान रखेंगे, मगध को कीकट नाम से जाना जाता था। अब कीकट क्या है क्या नहीं, वो जस्ट हम आपको आगे बताते थे। पूछा जाता है विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? यजुर्वेद में। ध्यान रखिएगा, मगध का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? ऋग्वेद में। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? ऋग्वेद में। आपसे पूछा जाता है विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम आप बताएंगे यजुर्वेद में मिलता है। और देखिए ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में मगध को अभी मगध नाम से नहीं जाना जाता था, ऋग्वेद में अभी मगध को कीकट नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कीकट नाम से। मगध नाम नहीं मिलता है। सामवेद से कोई जानकारी विशेष नहीं मिलती है। अथर्ववेद में अभी जो मगध को कीकट नाम से ऋग्वेद में जाना जाता था, अब इसको वास्तव में मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ होता है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है वो हमें आपको कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में मत आइएगा। मैंने कहा ऋग्वेद में मगध को अभी मगध नाम से न जानकर किस नाम से जानते थे? कीकट नाम से। विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपको यजुर्वेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा जाता है कहाँ मिलता है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख आप बताएंगे आपके अथर्ववेद में मिलता है। अब बिहार के संदर्भ में जो हमें आपको जानकारी मिलते हैं, वहां जब आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, उसमें ब्राह्मण होता है, अड़यक होता है, उपनिषद होता है। आपको सभी के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी के अलग अलग ब्राह्मण पढ़ने पड़ते हैं, अड़यक पढ़ने पड़ते हैं, उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं। तब आप उसी में आपसे ये पूछा जाता है बिहार के संदर्भ में जानकारी हमें आपको कहाँ से मिलती है? तो आप बताएंगे बिहार के संदर्भ में हमें आपको जानकारी सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश पूछा जाता है, कौन सा राजवंश होता है? वास्तव में बृहद्रथ वंश से कहा जाता है इसका प्रारंभ होता है। मैंने कहा बृहद्रथ वंश से इसका प्रारंभ होता है। ऋग्वेद में हमने आपको बताया कि वास्तव में मगध को किस नाम से जानते थे? कीकट। अब कीकट क्या था वास्तव में? कीकट का शासक कौन होता है? परमांगन कहा जाता है, परमांगन कहा जाता है, वहां का शासक था। और इस क्षेत्र में निवास करने वाले को पूछा जाता था, क्या कहते थे? जो लोग कीकट में निवास करते थे उसको व्रात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्रात्य। कीकट में जो लोग निवास करते थे, कीकट में निवास करने वाले लोगों को क्या कहते थे? कीकट में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहते थे। अब आपसे पूछा जाता था तो कि वास्तव में जो कीकट में लोग निवास करते थे, इनमें से किन्हें वास्तव में पापी माना गया, किसे नहीं पापी माना गया? जस्ट एक मिनट जस्ट आगे देखेंगे कि वास्तव में किसे कहा गया, किसे नहीं कहा गया। देखिए आपका एक वायु पुराण मिलता है, उसी वायु पुराण में मैंने, चूंकि हमने कहा कि कई सारे आपको ब्राह्मण, अड़यक, उपनिषद मिलेंगे, जो वायु पुराण होता है, इसी वायु पुराण में कहा जाता है कि वास्तव में गया को, राजगीर को और पुनपुन को क्या माना गया? पवित्र प्रदेश माना गया। गया को, राजगीर को, पुनपुन को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया। ध्यान से सुनेगा,
गया को, राजगीर को, पुनपुन को वास्तव में पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया। पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखने का मतलब क्या था? वास्तव में जहां के लोग वास्तव में वैदिक परंपरा को मानते थे, उन लोगों को वास्तव में पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया। जहां तक वास्तव में वैदिक परंपरा का प्रसार नहीं हो पाया था, वैदिक परंपरा को लोग नहीं जान पाए थे, वास्तव में उसको अपवित्र प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अपवित्र प्रदेश। तो वास्तव में ऋग्वेद में जो कीकट प्रदेश का उल्लेख है, किस नाम से मिलता है? अपवित्र प्रदेश के नाम से मिलता है, क्योंकि वैदिक परंपरा से वो लोग उस टाइम पीरियड में अनभिज्ञ थे, क्योंकि वहां तक प्रसार नहीं हो पाया था। वास्तव में जाहिर सी बात है पहुंचने में क्या लगेगा? वास्तव में जाहिर सी बात है पहुंचने में टाइम पीरियड लगेगा। जब पहुंचने में टाइम पीरियड लगेगा, धीरे धीरे प्रसार होगा। क्योंकि आप भारत की स्थिति जान ही रहे हैं, जब भारत का लोकेशन आपको क्लियर होता है, वास्तव में कुछ इस तरीके से आपके भारत का लोकेशन है, और जो ये आप वास्तव में देख पाते हैं, ये आपको जो वास्तव में देखने के में मिलता है, देखने के संदर्भ में मिलता है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से बिहार वाला क्षेत्र मिलता है। जब इस तरीके से आपको बिहार वाला क्षेत्र मिलता है, तो आप जानते हैं कि धीरे धीरे जब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार तक वैदिक परंपरा का विस्तार होने में एक टाइम पीरियड लगेगा। इसीलिए वहां तक उस क्षेत्र में इसका प्रसार नहीं हो पाया था। और जो मगध है थोड़ा मध्य में है, आपको देखने को मिलेगा, यानी जिसे आप किंकट नाम से जानते थे, इसीलिए वहां प्रसार न होने के कारण हमने आपने यानी उस ऋग्वेद में उसे क्या कहा गया था? अपवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया था। तब आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में पवित्र स्थानों की श्रेणी में किसे रखा गया? वास्तव में यानी पुराणों में, वायु पुराण में पवित्र स्थानों की श्रेणी में जो रखा गया, गया, राजगीर, पुनपुन। आज भी गया आपका पवित्र स्थानों की श्रेणी में है। गया, राजगीर और पुनपुन पवित्र स्थानों की श्रेणी में था, जबकि कीकट अपवित्र प्रदेश माना जाता था। आपको मैंने बताया कि वास्तव में मगध का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? आपने देखा जस्ट आपको अथर्ववेद में मिला। मगध महाजनपद वर्तमान में पूछा जाता है कहाँ है? जो आपका पटना, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद और कहा जाता है नावदा जिला का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत कहा जाता है, शामिल होता है। मैंने कहा किसे किसे? आपका मगध आपका पटना, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, आपका नावदा जिला जो है वास्तव में इस क्षेत्र के अंतर्गत कह सकते हैं कि आपका सम्मिलित है। ये हमने आपको मोटी मोटी बातें बताई जो उसके संदर्भ में था। उत्तर वैदिक काल में कहा जाता है कि वास्तव में कहाँ से उल्लेख मिलता है? ये तो ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में था। उत्तर वैदिक काल में जब आप देखने को मिलेगा, तो उत्तर वैदिक काल में पूछा जाता है कि वास्तव में बिहार में वैदिक संस्कृति का विकास क्या हुआ या नहीं। उत्तर वैदिक काल में वास्तव में कहा जाता है इसका विकास होता है, तो बिहार का कह सकते हैं, चूंकि आर्यों का आपने देखा उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड यानी 1000 से लेकर 600 बीसी तक धीरे धीरे आप प्रसार बहुत तेजी से अधिकतम आगे की तरफ होने लगेगा। जब आगे की तरफ इसका विस्तार होने लगेगा, तो आपने देखा आर्यों का यहां तक प्रसार ज्यादा हो जाएगा। आर्य जब यहां तक आ जाएंगे, तो आपसे पूछा जाता है बिहार का किस काल में आर्यकरण होता है, यानी कह सकते आर्य आ जाते हैं तो उसी को आर्यकरण कहते हैं, आर्यकरण कहते हैं। तब आपसे पूछा जाता है किस काल में होगा, तो आप बताएंगे इसका आर्यीकरण कह सकते हैं। आर्यों का आना होगा, तो आपसे पूछा था आर्यकरण किस काल में माना जाएगा, तो आप बताएंगे उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इतनी थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। अब देखिए क्या होता है, आप नदी जानते होंगे तो भी अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तो भी अच्छी बात है। नहीं जानते होंगे तो हम बता देंगे, और जान रहे होंगे तो अच्छी बात ही होगी, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए वास्तव में आप कुछ नदियों के नाम सुने होंगे, तब आपसे पूछा आता है कि वास्तव में, और नदी के नाम नहीं सुने हो तो कोई बात ही नहीं, नदी आपको ना ही बिहार आई तो कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि आपका हरियाणा कहाँ है, आप जानते हैं ये आपका हरियाणा का क्षेत्र है, यही आपको हरियाणा मिल जाता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ आपको आसपास मिल जाता है। जो दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ आपको मिल जाता है, यही आप जानते हैं ये आपको पंजाब का क्षेत्र मिल जाता है, ये आपका पंजाब का क्षेत्र मिल जाता है। तब आपसे ये पूछा जाता है कि वास्तव में किन क्षेत्रों को ब्राह्मवर्त प्रदेश कहते थे। जो हरियाणा, ये देखिए ये आपका हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र होता है, इसी हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र को हम आप क्या कहते थे? इसी हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता था। हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र को क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त प्रदेश कहते थे। जब ये देखिए यहीं से क्या होता है, ये आप देखते हैं, ये आपको पता है ये उत्तराखंड है, यही उत्तराखंड है, तो वास्तव में यहीं से गंगा नदी ऐसे निकलेगी, और उत्तराखंड से ही गंगा की सहायक नदी कह सकते हैं। आपकी गंगा की सहायक नदी ये यमुना होती है, जो आपको ये आती है। अब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में गंगा यमुना का दोआब क्या कहलाता है? जो दोआब का मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना का जो दोआब होता है उसको ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते हैं। आपसे पूछा जाता है हिमालय और विंध्यन का क्षेत्र। देखिए ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है,
और ये पूरा का पूरा ये आपको हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार कुछ ऐसे मिलता है। ये विंध्यन है, ये हिमालय है। हिमालय और विंध्यन के क्षेत्र को पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र कहते हैं, इसको मध्य देश कहते थे। और आपसे पूछा जाता है आर्यावर्त किसे कहते थे, बिहार, ये आप देखिए ये आपका बिहार, ये बगल में आपका बंगाल, बिहार और बंगाल को क्या कहते थे, आर्यावर्त कहते थे। क्या कहते थे, आर्यावर्त। तो आज आपकी इस क्लास में हमने आपने ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल देखा। इसके जस्ट आगे हम अगली क्लास लेंगे, यानी एंशिएंट आपकी कुल 2 से 3 क्लासों में हम नियर अबाउट 3 क्लास में आपकी पूरी एंशिएंट पूरा कर देंगे, जिससे आपकी टोटल चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।